जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। तो परचेज कितने किए हैं जी हमने? एक ही जनोरा है, ठीक है। परचेज वाले का फिजिकल प्राइस चेंज कितना है? 3 रुपए। और परचेज वाले का फिजिकल कितना है जी? 9 रुपए। न्यू बॉर्न एक हुआ है, प्राइस की वजह से चेंज कितना है? ओपनिंग में इधर तो आ गया था ना जी। प्राइस चेंज कैसे कितना? 2। और न्यू बॉर्न का फिजिकल चेंज की वजह से 8। हाँ जी, कोई मसला? यहां तक कोई मसला? अब एक छोटी सी चीज स्टैंडर्ड ने इजाफी कही, ठीक है जी। और वो ये कि स्टैंडर्ड कहता है कि यार देखो, ये जो न्यू बॉर्न है, ये जो न्यू बॉर्न है, ये भी तो बेसिकली फिजिकल ही चेंज आया आपके बायोलॉजिकल एसिड्स में। पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, ये फिजिकली चेंज आया इसमें, ठीक है। तो ज्यादा मुनासिब है इसको इधर की बजाय इधर ले आओ। मैंने इसलिए पहले नहीं छेड़ा, आपकी सारी तरतीब ना खराब हो जाए, ठीक है ना। तरतीब वही थी जैसे करते आ रहे थे। अब बस जो न्यू बॉर्न आया है, वो न्यू बॉर्न जो है भाई, वो भी तो फिजिकली चेंज है। तो फिजिकल चेंज की जब आपने हेडिंग अलग से दे दी है, तो बस वो ऊपर वाला जो न्यू बॉर्न है वो भी यहाँ पर आना चाहिए। कि न्यू बॉर्न जो पहली बार आया वो भी फिजिकल चेंज है आपके बिजनेस के लिए। कोई पैसे आपने नहीं दिए थे, जैसे ये आपने खिदमत खातिर की है तो इसका वजन बढ़ा है, पैसे तो नहीं आपने दिए, इसके अंदर जो गेन आया, ठीक है। खर्चे तो हो ही रहे होते हैं। ऐसे ही वो तो जब वो बकरी पाल रहे थे उसके भी खर्चे तो हो ही रहे थे। देखो ये भी फिजिकल ही चेंज आया इसके अंदर। तो ये न्यू बॉर्न, ये इस तरह एज इट इज, ये 0 ईयर वाला, ये उठाकर इधर लिखो 1 इंटू ₹70, ये इधर आ जाए, ठीक है। ये छोटा सा चेंज था जिस वजह से मैंने आपको ऊपर टॉप पे एक लाइन छुड़वाई थी। जी बेटा, हाँ, तो 31 दिसंबर तक फिजिकली क्या चेंज आया है बिजनेस में, हमारे बायोलॉजिकल एसिड्स में 31 दिसंबर तक फिजिकली क्या चेंज आया है? फिजिकल चेंज ये है कि 70 रुपए का न्यूबॉर्न भी इसी साल में आया था, ठीक है। और ये प्राइस का तो इधर आ गया, प्राइस का तो हमने अलग ले लिया, प्राइस का नहीं। हमारे इस, यार सादा बात है, पहले समझ आ गया था ना। बस स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये भी फिजिकल चेंज ही है, इसको इधर लिख दो, कोई मसला नहीं है। वैसे भी तो आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है ना। बाकी अब आपको ये बात नहीं समझ आती तो वहीं पे देखिए, को स्टैंडर्ड ने जो कहा है फिर उसको नहीं मानते, ठीक है ना। बेसिकली ये फॉर द ईयर एंडेड होता है। ये 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक है। मैंने इसके साथ तो डेट लिखी ही नहीं हुई, डेट तो क्लोजिंग के साथ लिखूंगा। क्लोजिंग डेट पर बैठ के हम गेन लॉस निकाल रहे हैं, तो वो गेन लॉस किसी एक डेट का तो नहीं होता, तो पूरे साल का ही होता है। आपकी प्रॉपर्टी पूरे साल के दौरान वैल्यू बढ़ा बढ़ा के ईयर एंड के ऊपर इतनी पे पहुंचती है, तो आप पूरे साल का फॉर द ईयर एंडेड ही निकालते हैं। तो फॉर द ईयर एंडेड आपको क्या क्या गेन आया फिजिकली, महंगाई की वजह से क्या आया वो इधर ले लिया, फिजिकली क्या है वो यहाँ पर ले रहे थे। तो फिजिकली के अंदर ही स्टैंडर्ड ने कहा कि जो न्यू बॉर्न है ये भी फिजिकल ही चेंज है, यहाँ पे ले लो तो बेहतर है। जो स्टैंडर्ड ने अपनी एग्जांपल्स दी होती है ना, उसके अंदर स्टैंडर्ड ने फिजिकल चेंज को यहाँ रखा हो, इसलिए हम भी इसको यहाँ पे रखवा देते हैं, ठीक है। बाकी को वहाँ पे भी रख दे तो कोई इतना बड़ा जुर्म मेरे नहीं ख्याल में होना चाहिए, पर ये ज़्यादा मुनासिब है, ठीक है। जैसे उन्होंने गाइड किया वैसे ही कर लो। बाकी बताओ जी, 50, 3, 2, ये देखो प्राइस चेंज का टोटल आ गया कितना? 55। पूरे साल में जो हमें गेन आया है उसमें महंगाई की वजह से, अब देखो ना, ये महंगाई वाला नहीं, हाँ ऊपर तो अलग ही पड़ा था, महंगाई वाले में नहीं पड़ता था, लेकिन ज़्यादा मुनासिब उसको ये लगा स्टैंडर्ड को कि इसको यहाँ पे शो करो, ठीक है जी। कितना? 55 आ गया। उसके बाद कितना जी? 159, 8 जी, ये 237 आ गया। इन दोनों का टोटल अब क्या करना, मैं तो कहता हूँ ग्रैंड टोटल ही ना कर दें, ठीक है। तो आपकी रेकन्सिलिएशन बन जाएगी, पूरी हो जाएगी। ये 1000 जमा 108 जमा 55 जमा 237 क्या आ गया जी? 1400। ये जनाब हमारे पास आ गया क्लोजिंग 31 दिसंबर X1 पर क्लोजिंग
1400 आ रहा है। ठीक है जी, डन हो गया। अब अगर आप एंट्री की बात करेंगे तो एंट्री कैसे करनी है भाई, एंट्री कैसे करनी है, ये 55 और ये 237 इकट्ठा करना है आपने, इकट्ठा करके कितना बनता है 292 से आपने एक ही बार एंट्री पास करनी है, बायोलॉजिकल एसिड डेबिट और पीएनएल क्रेडिट, अगर वो एंट्रीज मांगे आपसे सर। टू 292 डन हो गया। वैसे ये 1400 पुराना तरीका क्या था इसको निकालने का 1400 का, हम यूँ करते थे, हम कहते थे जी 2 साल वाले हैं वो भी 3 के हो गए, जो 2.5 वाले हैं वो भी 3 के हो गए, इसका मतलब 3 साल वाले हमारे पास टोटल 11 हो गए हैं और हर एक 3 साल वाला जो है वो 120 रुपये की कीमत का रखता है। जो 0.5 वाला आया था, पुराने तरीके से कर रहा हूँ, जब क्लोजिंग निकालते थे पहले, पॉइंट जो 0 वाला था वो 0.5 का हो गया, ठीक है। तो जो 0.5 वाला है वो यानी आधे 6 महीने की उम्र वाला, वो हमारे पास एक पड़ा हुआ है और उस एक की फेयर वैल्यू ईयर एंड पर कितनी हो गई है, तो इसका टोटल करोगे तो चेक करो कितना आता है, 1400 ही आना चाहिए, नहीं तो फिर मैं कुछ गलत किया जी। 1400 आ गया ना। पुराना तरीका ये होता था कि ओपनिंग, परचेज, न्यू बॉर्न और क्लोजिंग पहले निकालते थे और ये 292 बैलेंसिंग आ जाता था, लेकिन चूंकि वो मजबूरी है, उसने ये कह दिया कि प्राइस और फिजिकल अलग अलग करो, तो हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, बल्कि मैं तो कहता हूँ थोड़ी एक्सट्रैक्ट्स की बात भी हो जाए, ठीक है, कि अब ये कहाँ कहाँ नज़र आएंगे। जी, पीएनएल बनेगा हमारा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर X1 और पीएनएल के अंदर क्या नज़र आएगा जी, फेयर वैल्यू गेन 292 टोटल। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास ये नॉन करंट एसेट्स के अंदर मैं अज्यूम करता हूँ कि ये मैंने रखे हुए हैं लंबे अरसे के लिए, ठीक है, बायोलॉजिकल एसिड आएगा और वो नज़र आएगा हमें 1400 एक्सट्रैक्ट वन में। ठीक है जी, ये दोबारा आ गई है, ज़रा देखें पेज नंबर 638 पे आए, ज़रा देखें दोबारा आ गया, डिफरेंस है कोई? इसमें ज़रा रिक्वायरमेंट्स बदली हुई हैं, ऐसा ही है ना, सवाल तो सेम है ना बिल्कुल। चलें, IFRS पार्ट बी से उठाया गया। अच्छा जी, आपने ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 ज़रा होमवर्क में करना है, इसके अंदर आपकी थोड़ी सी रिवीजन हो जाएगी, पेज नंबर 637 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की भी कोशिश करेंगे आप, छोटे छोटे सवाल हैं लेकिन ये काम पक्का हो जाए, पेज 639 पे। खालिस डेयरी कल करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त कम्प्रीहेंसिव सवाल है, ट्रायल गिवन है, एंट्रीज करके दोबारा से इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट वगैरह बनानी है। ठीक है जी,
अच्छा सवाल है, ट्राई किया जा सकता है। ये आपने तीनों सवाल एंड वाले भी कर लेने हैं होमवर्क में, 13, 14 और 15। ठीक है जी, तो टोटल आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बन गए अब 5। कौन कौन से जी, देख के लाऊं? सबसे पहले ये है आपका 3, उसके बाद छलांग लगा के आप आए 10, ये नहीं करना, अब आपके पास में नहीं है ज़रा, ठीक है। 13, 14, आपके कॉन्सेप्ट्स को चेक करेगा। 15, कोई अगर ऐसी चीज़ आ जाए जो मैंने नहीं पढ़ाई हुई और आ गई है तो माफ़ी दे देना, ठीक है, कल तो हो ही जाएगा। सही है, चल आ जाए IAS 38, रह ना जाए, रहता रहना। क्या भाइयों ने चैट जीपीटी किया है? क्या हो गया, बता दे। अच्छा, भाई कह रहे हैं कि पहले ज़मीन थी, उसको फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो ज़मीन तो फिर भी वहीं रहेगी, उसके ऊपर बायोलॉजिकल एसिड आएगा। चैट जीपीटी सारी बातें भी सही नहीं करती। लैंड तो लैंड ही रहना है, उसके ऊपर हमने तो इसको अलग करना सीखा हुआ। हाँ, पैसों वाला चैट जीपीटी लो, फिर भी उसको ज़रा ध्यान से देखना पड़ता है। आपके पास ज़रूर थोड़ा सा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, तभी आप देख सकते हो, उसको परख सकते हो। अभी वो नुज़ायदा है ना ज़रा, ठीक है। देखिए लैंड तो लैंड ही रहना है ना, तो हमें तो ये तो हमें पहले ही पता है कि जंगल लगाओगे तो जंगल की तो ट्रीटमेंट भी हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब वो जंगल जो है अगर तो फल वाला दरख्त नहीं है, जैसे फॉरेस्ट कह रहे हैं, तो वो वर्क इन प्रोसेस रहेगा, लेकिन बायोलॉजिकल एसिड बनना है। जब वो मैच्योर हो जाए, उसको CWIP से निकाल के करंट एसिड में रख लो, बायोलॉजिकल एसिड है, पर लैंड तो फिर भी लैंड रहना है जी। ऐसा ही है, बस करते जाओ इसको, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, हम पेज नंबर 232 पे तशरीफ़ लाएं। हम डिस्क्लोजर्स पढ़ चुके हैं, डिस्क्लोजर्स अच्छे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर्स थे, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ है अकाउंटिंग पॉलिसीज़। देखें जी, हमने फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक पढ़ना है। आपको कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पता होगा, पता है कि नहीं पता? कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पता है जी? तो बताते क्यों नहीं फिर, पता है तो फूटे ना फिर। SOCI, SOFB, SOCIE, SOCFS, statement of comprehensive income, statement of financial position, statement of changes in equity, statement of cash flows और notes to the financial statements। ये हमने अब कंप्लीट करना है। इसमें से बस ये चीज़ यहाँ पे टेस्ट नहीं होती, बाकी वैसे तो टेस्ट प्रॉपर तो ये भी FAR 1 में ही हो जाती है आपकी, लेकिन फाइनल अकाउंट के सवालों में कहीं 2-3 जगह पे आपको ये बनानी पड़ जाती है, ठीक है। खैर लेकिन मेन आपका जो फोकस अब होगा FAR 2 के अंदर, वो इधर प्लस इधर। अभी नोट्स में ना, नोट्स में आपके पास, आपने अभी तक FAR 1 में जो नोट्स बनाए हैं, 3 टॉपिक्स ही आए थे सिर्फ जिनमें आपने नोट बनाना सीखा था, 4 बल्कि 4। एक आपने IAS 16 का नोट बनाना सीखा था, PPE का। दूसरा आपने IAS 40 का, बाकी डिस्क्लोजर भी पढ़े थे। IAS 23 एक लाइन लिखनी होती है, IAS 23 की कुछ अंग्रेजी वाली लिखने वाली डिस्क्लोजर्स तो होते ही हैं, ठीक है, लेकिन जो आपने बाकायदा बनाने भी सीखे थे, ठीक है। IAS 40 हो गया, उसके बाद IAS 33 हो गया, ये EPS का था, और भी कोई था, IAS 8 था, सबसे ऊपर लिख देता हूँ, IAS 8 था, ये पॉलिसीज़ वगैरह वगैरह, चेंज इन पॉलिसी और करेक्शन ऑफ प्रायर ईयर एरर और चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, ठीक है। ये मेरे जहन में आ रहे हैं, ये इस तरह से आपने नोट बनाने सीखे थे। ये जितने भी नोट्स होते हैं जी, ठीक है, ये नॉर्मली आपकी इनकम स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के साथ रिलेटेड नोट्स होते हैं।
ठीक है जी, रिलेटेड टू, क्या मतलब कि आपका IAS 16 के नोट के अंदर जो एंड वाला बुक वैल्यू वाला बैलेंस आता था, ये नज़र आया करता था आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल। तो अगर बैलेंस शीट के फेस पे देखें तो बुक वैल्यू पड़ी होती है, उसकी डिटेल के लिए नोट में आते थे, और इसी तरह से बाकी भी। लेकिन नोट्स सिर्फ इतने ही नहीं होते, अब आपको पता लगेगा, ठीक है। जैसे नोट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सबसे पहले नेचर ऑफ लीगल स्टेटस एंड नेचर, लीगल स्टेटस और नेचर का सबसे पहला नोट होता है। ये बताना होता है कंपनी क्या है जी, लिस्टेड है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे। नेचर क्या है जी, ये है जी वो डेयरी कंपनी है, ये दूध की प्रोडक्ट्स बनाते हैं और बेचते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखा होता है इनका रजिस्टर्ड, इनका हेड ऑफिस इधर है और इनकी फैक्ट्रियाँ यहाँ लगी हैं, थोड़ा सा ना मुख्तसर सा यहाँ पे आपने देना होता है इसका तारुफ। उसके बाद फिर आपने उसके बाद इसके अंदर बेसिस ऑफ कन्वेंशन बतानी होती हैं, ठीक है जी, और स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस देनी होती है, और फिर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ होती हैं। चलो मैं इसको अलग कर देता हूँ, वहाँ पे तो जाके इंशाल्लाह हम तरतीब से देखेंगे ही। फिलहाल आपने क्या करना होता है जी, कंप्लायंस स्टेटमेंट देनी होती है। इनको इकट्ठा कर देते होते हैं, फिर हम बाद में जाके कंप्लायंस और इसको भी पॉलिसी, बहरहाल कंप्लायंस स्टेटमेंट और बेसिस ऑफ प्रेपरेशन कि जी कॉस्ट मॉडल पे रखते हैं या कुछ चीज़ों को फेयर वैल्यू मॉडल पे, ऐसे 2-4 लाइनें इसके लिए लिखी होती हैं। ये भी इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे, ये अभी नहीं पढ़ना। उसके बाद तीसरा जो सब नोट हो, तीसरे जो नोट्स होते हैं वो होते हैं नोट्स ऑन सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़। और इसके बाद जो कहानी शुरू होती है तो वो लंबी ही कहानी होती है, ठीक है जी। मैं आपको वैसे ज़रा ज़ियारत कराता हूँ। जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जी पैकेजेस की। ये जनाब आपकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट और लॉस, OCI अगले सफ़े पे, चेंजेस इन इक्विटी, कैश फ्लोस और नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है जी। इसके अंदर पहले थोड़ा तारुफ बताया कंपनी और उसकी एक्टिविटीज़, फिर ये बेसिस ऑफ प्रेपरेशन में स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, IFRS और कंपनीज एक्ट से हम जो है वो लेकर चलते हैं मामला, ठीक है। ये सारी कहानी, ये बहुत ज़्यादा है, अभी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। और उसके बाद असल में ये मैं बताना चाह रहा हूँ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये जो शुरू होता है ना जनाब, तो ये चल रहा है, बताऊँ आपको, ये चल रहा है, जा रहा है। और यहाँ पे जाके पहला बैलेंस शीट से रिलेटेड नोट आया। अब ये छापे ही लगाते हैं हम लोग भी, आप लोग भी, स्टैंडर्ड से उठा के चीज़ें लिखी होती हैं। बेसिकली क्या है, अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनटेंजिबल नज़र आ रहे हैं तो इनटेंजिबल्स के बारे में जो मोटी मोटी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ हैं वो आपने लिखनी होती हैं। मसलन आप कहेंगे जो रिसर्च फेज़ होता, पहले बात हम चीज़ खरीदते हैं तो हम उसको इनिशियली कॉस्ट पे मेजर करते हैं, वही बातें जो पड़ी हुई हैं। यूज़फुल लाइफ के बारे में ये है कि जी उसको अमोटाइज को करते हैं, अगर डेफिनेट लाइफ हो तो शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ और यूज़फुल लाइफ। लीगल लाइफ में एक्सटेंशन डाल सकते हैं, कब नहीं, इस तरह की बातें आप मोटी मोटी लिखते हैं। अभी अगर हम इंटरनली जनरेट करें तो फिर उनको हमने रिसर्च फेज़ वाले खर्चों को एक्सपेंस आउट करना है, डेवलपमेंट में भी क्राइटेरिया मीट होता है, यानी कि मोटी मोटी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आपने लिखी इंटेंजिबल्स के बारे में। ऐसे ही आपका PPE नज़र आ रहा होगा बैलेंस शीट के फेस पर, तो आप उसके बारे में मोटी मोटी 2-4 बातें लिखेंगे कि जी हमने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल पे रखा हुआ है, एक्सेप्ट लैंड एंड बिल्डिंग जिसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं, फिर हम इनको यूज़फुल लाइफ के ऊपर डेप्रीशिएट करते हैं, फिर वगैरह वगैरह ऐसे 2-4 बातें। अब ये तफसील से ना इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो तफसील से आपको ये फाइनल अकाउंट्स के अंदर बताए भी जाएंगे, करवाए जाएंगे बाकायदा। ये भी दिखा देता हूँ ज़रा आपको, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे बच्चे काम करते हैं सारा, ठीक है। ये देखें तो लीगल स्टेटस एंड नेचर पहले बताई जाती है,
फिर बेसिस ऑफ प्रेपरेशन और समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। बेसिस ऑफ प्रेपरेशन के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस होती है कि हम IFRS और कंपनीज एक्ट को फॉलो कर रहे हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशन होती है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में चल रहे हैं। और फिर जो यहाँ से कहानी शुरू होती है, तो यहाँ से आपको नोट्स पढ़ाए जाएंगे इंशाल्लाह, मोटे मोटे यहीं से याद करवा दिए जाएंगे। आज तक आई के अपने मांगे नहीं, ठीक है, अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर नोट नहीं मांगे, लेकिन पता लगे कि है क्या, कभी मांग ले तो। जैसे PPE के बारे में 5-10 बातें लिखी, लीज के बारे में, स्टॉक एंड ट्रेड, ये 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें आपको लिखनी आ जाएंगी, आपको सिखाई जाएंगी। और फिर यहाँ से आगे वो नोट शुरू होते हैं जो आपके लिंक होते हैं बैलेंस शीट के साथ। मैं इसलिए ये बता रहा हूँ सारी बात कि जब इस चैप्टर पे पहुँचेंगे ना, तो देखो इंटेंजिबल्स के बारे में क्या लिखा हुआ है। अभी पेज नंबर तो अपडेट हो गया होगा, लेकिन वॉल्यूम 1 में पेज नंबर ये दोनों के ऊपर आपके इंटेंजिबल्स के पॉलिसी के नोट्स हैं। ये असल में वो सफ़ा है जिसको मैं छोड़कर आगे गया था। यानी बेसिकली आपको नहीं भी समझ आ रही ना कि पॉलिसी के नोट्स कहाँ पे फिट होते हैं, तो टेंशन ना लें, इस टॉपिक में समझ आ जाएगी। लेकिन वहाँ पे जाके मैं आपको इंटेंजिबल के पॉलिसी नोट्स नहीं बताऊंगा, वहाँ पे रेफर वॉल्यूम 1 ही करेंगे, इसी सफ़े की तरफ जिस सफ़े के ऊपर आज हम पहुँचे हुए हैं, ठीक है जी। और वो सफ़ा है जनाब ये, यानी कि आपने जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है शक्ल, थोड़ी सी हम नज़र आई, थोड़ा सा आइडिया हुआ है ना ये कि ये आपकी, ये देखो ये आपकी तरतीब होगी। ये जनाब आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हुई, ये आपकी बैलेंस शीट है, नेस्ले की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एक्सट्रैक्ट से बने हुए हैं। ये बैलेंस शीट आ गई, इनकम स्टेटमेंट आ गई, ये आपकी चेंज इन इक्विटी आ गई। उसके बाद ये आपके सिलेबस में यही है ना, कैश फ्लो होती नहीं है इधर टेस्ट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे नहीं है FAR 2 में। ये नोट्स शुरू हो गए। ये नोट्स में थोड़ी बहुत तारुफ के बाद ये जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के नोट्स शुरू हुए, तो ये PPE, इंटेंजिबल, लीज, स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेट्स, ये सब के बारे में लिखना है ना। तो इंटेंजिबल्स के बारे में क्या लिखना है वो आपको इस सफ़े में मिलेगा, जो सफ़ा आपका है इस वक्त 233 और 233, बस इस दफ़ा एक ही सफ़े पे आ गए, ठीक है ना। तो ये जब आपकी इस दफ़ा वाला चैप्टर होगा ना आपकी किताब के अंदर वॉल्यूम 2, उसके अंदर यहाँ पे लिखा होगा पेज नंबर 233 ऑफ बुक वॉल्यूम 1। बात समझ आ गई? उसमें क्या लिखा हुआ है ये ज़रा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, आपने मोटा मोटा आप बताना है अपने इंटेंजिबल्स के बारे में कि गुडविल है, तो अभी इसको तो छोड़ ही दो ना, इसके बारे में तो अभी बता भी नहीं सकते। सॉफ्टवेयर है तो आप कहते हो जी एक्वायर करें, एक्वायर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एक्वायर्ड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेवलप वेबसाइट्स आर कैपिटलाइज्ड एज इंटेंजिबल एंड स्टेटेड एट कॉस्टलेस accumulated amortization. Costs associated with maintaining are expensed out. Development costs are recorded when criteria is met. ये क्राइटेरिया लिख दिया, ये ना भी लिखेंगे आपको अगर आ जाए तो सिर्फ ये बोल दें 6 क्राइटेरिया आर मेट, काम चलेगा। फिर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को कैपिटलाइज करते हैं, ठीक है। इंटेंजिबल जब बन जाते हैं उसे मोटाइज करते हैं जब वो रेडी टू यूज़ हो जाए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ क्या करते हैं, मोटाइजेशन मेथड और पीरियड के बारे में क्या बातें हैं। ऐसे ही याद नहीं करना, ये सिर्फ 2-4 बार, यानी जब भी रिवीजन में आए एक बार इस तरह से पढ़ लें। अगर कभी वो कह दे पॉलिसी नोट्स लिखें तो इसमें से सिर्फ 2-3 लाइनें भी याद रह जाए तो बहुत है, क्योंकि ये कोई भी याद नहीं करता। प्रैक्टिकली भी हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड्स में से उठाकर यहाँ पे लिखते हैं जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हैं, ठीक है ना। आपको पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पॉलिसी के नोट्स हैं क्या, ठीक है। तो ये इनको बस आपने एक बार रीड ओनली कर लेना है, जस्ट एक बार। और फिर जब कभी इस चैप्टर में आना है इसके ऊपर से भी नज़र दौड़ा लेनी है कि इन केस कभी वो सवाल के अंदर जाकर फाइनल अकाउंट्स के सवालों में जाकर वो कह दे इधर यार इंटेंजिबल के ऊपर पॉलिसी नोट्स दे दो, क्योंकि वो सारे नहीं मांगेगा, वो किसी 1-2 के मांगेगा ताकि बच्चों का पता लग सके कि उनको पॉलिसी नोट्स का पता भी है या नहीं। वो PPE का कह देगा, लीज के बारे में कह देगा या इंटेंजिबल के बारे में कह देगा, तो मोटी मोटी 2-4 बातें पता होनी चाहिए जो आप वहाँ पर लिख सकें। ओके, सही है। समरी हमने कर ली थी, ये आपने यूज़ करना है, मैंने नहीं पढ़ाना था, यूज़ करना था। हाँ जी, अब तो इसमें कुछ नहीं रह गया ना जी। अब आ जाएं इसके MCQs की तरफ, एंड पे आते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त, ये जो है ना आपके पास पेज के एंड के ऊपर अगर आप देखें ना तो समरी होती है जिसके अंदर आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर जाते हैं। पहले मैं आपको ये ज़रा दिखा दूं क्विकली कि क्विक रिवीजन के लिए ये फ्लो चार्ट बना हुआ है आपके पास। ये आपके इस चैप्टर के एंड पे होगा, MCQs बाद में खोल लेना, फिलहाल सिर्फ इधर देख लो, आपको वैसे भी आता है। देखो IS 38 इंटेंजिबल आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनिटरी विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होते हैं। इन आइडेंटिफिएबल होने के लिए सेपरेबल हों तब भी चलेगा, सेपरेबल ना हो तो लाइसेंसेस वगैरह केस में उनका लीगल या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होना भी काफ़ी है। फिर इनिशियल रिकग्निशन कब होगी, जब फ्यूचर बेनिफिट्स प्रॉबल हो, कॉस्ट लायबिलिटी मेजरेबल हो। बेनिफिट दोनों तरह से हो सकता है, इंक्रीज इन सेल, रिडक्शन इन कॉस्ट। एक्वायर्ड इंटेंजिबल कैपिटलाइज करना है और कॉस्ट कैपिटलाइज करते हैं जिसमें परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी, नॉन फंडेबल टैक्सेस
आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड रिबेट्स और डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। आप देख लो एग्जांपल वो भी गिवन है, एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोफेशनल फी, टेस्टिंग कॉस्ट। कितनी तेज़ी से रिवीजन हो सकती है यहाँ से अगर आप पेपर नाइट में कर रहे हैं रिवीजन, ठीक है। नॉट नाइट में तो सोना चाहिए वैसे, पेपर से एक दिन पहले जो आप रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की कॉस्ट, कॉस्ट कंडक्टिंग बिजनेस न्यू लोकेशन और विद न्यू क्लास ऑफ कस्टमर, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ओवरहेड्स, ये पार्ट नहीं बनेंगे कॉस्ट का। फिर इंटरनली जनरेटेड में कॉस्ट रिसर्च फेज वाली एक्सपेंस आउट करते हैं, डेवलपमेंट फेज वाली क्राइटेरिया मीट होने से पहले वाली एक्सपेंस आउट और बाद वाली कैपिटलाइज। कौन सी कॉस्ट जो है वो कैपिटलाइज होंगी जो डेवलपमेंट क्राइटेरिया मीट कर रही हो। बेसिकली डेवलपमेंट फेज में कौन कौन से खर्चे होते हैं जो कैपिटलाइज किए जा सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। मटीरियल सर्विसेज, एम्प्लॉय बेनिफिट, फी टू रजिस्टर, लीगल राइट, अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन किसी और एसेट की, सेलिंग एडमिन अगर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल हों, और कॉस्ट मेंशन पैरा 59 यानी डेवलपमेंट मीट कर जाए अगर क्राइटेरिया, ठीक है। अगली बात, कॉस्ट ऑलवेज एक्सपेंस आउट कौन सी होगी, सेलिंग एडमिन अगर वो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल ना हो। इनएफिशिएंसीज एंड इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस और स्टाफ ट्रेनिंग। नहीं कैपिटलाइज करना इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ब्रांड, मास्टर। कोई एक चीज़ ऐसी नहीं है जो आपने पढ़ी हुई नहीं है, लेकिन ये देख लें कि पूरा स्टैंडर्ड इस एक सफ़े पे पड़ा है और पूरा स्टैंडर्ड आपको अब आता भी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें तो यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं आप। जब कभी वैसे ही आप कुछ करने को दिल कर रहा हो और कुछ करने को ना हो तो एक सफ़ा पढ़ के आप पूरा स्टैंडर्ड रिवाइज कर लें, कर सकते हैं आपके सामने। एक्वायर्ड एज गवर्नमेंट ग्रांट तो रिकॉर्ड करो नॉमिनल अमाउंट पे या फेयर वैल्यू पे, और बिजनेस कम्बिनेशन वाला फिलहाल पेंडिंग है। एक्वायर्ड थ्रू एक्सचेंज बुक के अंदर जाके देख लो, किया था ना। वेबसाइट कॉस्ट के लिए SSC 32 को देख लें, वहीं से रिवाइज करना है बेसिकली। अमोर्टाइजेशन इम्पेयरमेंट की क्या डिस्कशन है जी कि डू नॉट अमोर्टाइज बट टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट, किन को, इन तीनों को, और बाकी सारों को इनके अलावा सारों को अमोर्टाइज करो और इम्पेयरमेंट टेस्ट से सिर्फ तब गुजारो अगर कोई अमोर्टाइजेशन डिटेल क्या है जी, शॉर्टर ऑफ लीगल लाइफ या यूजफुल लाइफ हो। यूजफुल लाइफ एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश जनरेशन है और लीगल लाइफ में ऐड कर सकते हो एक्सटेंशन पीरियड इफ रिन्यूअल पीरियड इज मिनिमल। रेजिडुअल वैल्यू को जीरो लेना है अनलेस कमिटमेंट बाय थर्ड पार्टी हो या कोई एक्टिव मार्केट हो। मेजरमेंट बेसिस दो हैं, इनिशियल मेजरमेंट तो कॉस्ट पे होगी, सब्सिक्वेंटली दो हैं, कॉस्ट मॉडल और रिवर्स मॉडल अगर एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करे तो। पूरा स्टैंडर्ड पड़ा है, ठीक है। हाँ बस दो चीज़ों के अंदर आपको ज़रा, क्योंकि बहुत ज़्यादा तफसील थी तो वहाँ से ही जाकर देख लेना है, और ये ऐसी फजूल सी बात इसलिए भी रेफ़र कर दी। ओके सही है, चलो आ जाओ MCQs पे आ जाएं। If an asset incorporates both intangible and tangible elements, it should be treated। एक मिनट, इसमें वो बात नहीं लिखी है ना, कहीं पे भी हमने नहीं पढ़ी या सही कहीं स्किप हो गई होगी, फिर चले खैर कोई नहीं, कॉमन सेंस भी तो कोई चीज़ होती है। इफ़ एन एसेट इनकॉर्पोरेट्स बोथ इनटेंजिबल एंड टेंजिबल एलिमेंट, बल्कि ये तो पढ़ा था ना, हमारे पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के अंदर सॉफ्टवेयर भी चल रहा है और लैपटॉप के ऊपर हार्डवेयर भी है, ठीक है। अब वो इसी किस्म की बात कर रहा है कि अगर कोई ऐसा एसेट है जिसमें दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों पड़े हुए हैं तो इट शुड बी ट्रीटेड अंडर IS 16 और IS 38 बट वन सॉफ्टवेयर शुड बी अप्लाइड टू ऑल सच एसेट्स। अजीब सी बात कहीं मैंने पढ़ी नहीं। IS 38 शक है क्योंकि अगर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों हैं तो लैपटॉप ने तो PPE में जाना होता है। IS 16 एंड IS 38 दोनों में करो बाय सेग्रीगेटिंग कॉस्ट। नहीं सेग्रीगेट नहीं करते, अगर एक एसेट में दोनों पड़े हैं तो हमने अभी देन के अंदर वही लैपटॉप चल रहे हैं हमारे, हमने ये देखना है। मैं बेसिकली तो हमारा ये था ना कि अगर इंटेग्रल पार्ट है उसके बगैर हार्डवेयर चल ही नहीं सकता तो फिर उसको क्या करो, हार्डवेयर का हिस्सा बना के IS 16 में रखो, ठीक है। और अगर ऐसे सॉफ्टवेयर है जो बाद में आ रहे हैं तो उसके लिए भाई फिर आप अलग से रख सकते हो। तो आइदर IS 16 और IS 38 डिपेंडिंग ऑन विच एलिमेंट इज सिग्निफिकेंट। मुझे तो यही बेहतर लग रहा है। जैसे लैपटॉप मैंने कहा था 2.5 लाख का और बीच में 30,000 का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी है, तो आप ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्योंकि उसके बगैर चल नहीं सकता तो उधर ही जाने दो। दूसरी तरफ कोई इंटेंजिबल ऐसा आपका, ठीक है, वो बहुत महंगा है लेकिन उसको चलाने के लिए को आपने कोई छोटा सा कोई मॉडर्न वगैरह रखा हुआ है, ठीक है, उसी के अंदर ही मतलब उसी के ऊपर ही चल रहा है मिसाल के तौर पे, उसकी बहुत थोड़ी वैल्यू है तो उसको इंटेंजिबल में डाल दो, ठीक है। तो मुझे इन सब में मुनासिब D ही लग रहा है। देख लीजिए सॉल्यूशन साथ साथ देखते रहिएगा, लेकिन बस जब ठीक कर लें फिर देख लिया, ठीक है। एक उंगली उधर रख लेना, इस वक्त तो रख सकते हैं, आपके पास तो किताब ही नहीं है सही, अच्छा पढ़ी रहने देना, ठीक है, कुल्ली लग जाएगी बड़ी बड़ी। ये MCQs करने हैं जी, जल्दी से देख लें क्लास खत्म होने से पहले।
विच टू ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट में बी कैपिटलाइज। दिल तो बड़ा कर रहा है कि ओपन करके सामने रखूं ना रखूं, पक्की बात है आप तो करोगे ना ओपन करके, हैं थोड़ा सा दिमाग के अंदर वो नक्शा बनना चाहिए। कहते हैं कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो रिलेट करती हैं डेवलपमेंट ऑफ अ वेबसाइट जिनको कैपिटलाइज किया जा सके। डिफाइनिंग हार्डवेयर एंड, नहीं डिफाइनिंग नहीं, स्ट्रेस टेस्टिंग हाँ, इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, इवेल्युएट कर रहे हो तो ये तो नहीं, ग्राफिकल हाँ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आया, ठीक है। लेकिन बहरहाल मेरा फिर भी मशवरा वही है, आपने वेबसाइट कॉस्ट से आ गया ना रिलेटेड तो वो सफ़ा सामने रखना है, वो आपके दिमाग में उस सफ़े का नक्शा बनाएगा। अभी तो ताज़ा है ना जी, अभी तो आपको याद है, अभी तो चलो ठीक है मौज चल रही है, IAS 41 चल रहा है, इतना आप पे बोझ नहीं पड़ा, IAS 21 फिर आगे चलेगा, थोड़ा बोझ नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे ही IFRS 16 शुरू होना है ना तो उसमें कोई हफ्ता एक गुजर जाना है, उसके बाद आपकी दुनिया ही बदल चुकी होगी। मतलब इसलिए दुनिया कह रहा हूँ बदल चुकी होगी कि आपको फिर और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहना, आपको IFRS 16 के कॉन्सेप्ट से नहीं छोड़ना, वहाँ पे जाके फिर आपको जो है वो टेंशन शुरू होगी। जैसे ही ना आपका लीज खत्म होने पे आता है ना, 15 से 20 लेक्चर लग जाते हैं, जब वो एंड पे पहुँचता है ना उस वक्त आपकी सोच शुरू हो चुकी होती है, यार IAS 38 पढ़ा था, पता नहीं क्या था, याद भी है कि नहीं, सर कैसे रिवाइज करें, सर IAS 41 भूल रहा है, सर IAS 21 नहीं याद आ रहा। तो रिवीजन का तरीका तो अलग से बताऊंगा ही, लेकिन ये तरीका भी इसी का ही है कि पक्का रहे। तो जब कभी आपने, बल्कि मैं क्यों ना करूं, मैं करूंगा, मैं आपके सामने ओपन करूंगा ताकि आपको ये आदत रहे। है कितने पता नहीं, IAS 38 चल रहा है, अब ये भागता ना रहे इधर उधर, बाकी तो खैर है। पता है मुझे कि आपको ये याद है, लेकिन फिर भी मेरा दिल है कि ये ऐसे हुआ करे सामने। जैसे उसने क्या कहा, डिफाइनिंग हार्डवेयर, आपने कहा नहीं ये तो प्लानिंग में आ रहा है। उसने कहा स्ट्रेस टेस्टिंग, आपने कहा ये पढ़ा है। इस तरह से ज़रा देख लेने से ना एक दफ़ा ज़रा बेहतर आपके दिमाग में ये नक्शा बैठता जाएगा, ताकि जितना पुराना भी हो जाए ये एक बार आपके देखने से दोबारा से आपके, ये आपका ही फ़ायदा है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। डायरेक्ट अभी तो याद है, कल को भूल ना जाए। तो अभी जब कर रहे हैं थोड़ी सी मेहनत अच्छे से करते जाएँ, बाद में वही आसानी होगी आपको। हालांकि इसमें है कुछ भी नहीं, सिर्फ सफ़ा ओपन करके पहले दिमाग में कर लें, फिर उसके बाद एक नज़र सफ़े पे डालनी है, ठीक है। पहले हम करेंगे उधर डायरेक्ट ही, फिर एक नज़र डाल देंगे, हाँ यार इधर देखो। जैसे ये इन दोनों को हमने देखा, ये जनाब हमने ऐड कर लिया, स्ट्रेस टेस्टिंग आ गया, ये क्रिएटिंग, ये डिज़ाइनिंग वगैरह आ गया। उसके बाद कौन सा था, एवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव, ये दोनों तो कैपिटलाइज नहीं हो सकते, तो एक्सपेंस वाले थे, ठीक है। ओके, A company exchange an intangible asset having fair value and carrying value of 15 and 13.6 with a new intangible having fair value of 18. An amount of 3.2 million was also paid. In this, if this transaction lacks commercial substance, the cost of intangible acquired would be measured at, अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन होती थी तो हमने कहा था फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड लेना, और अगर सिर्फ न्यू की फेयर वैल्यू है तो फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही कॉस्ट है। और अगर दोनों की फेयर वैल्यू गिवन नहीं है या ट्रांजैक्शन लैक करती है कमर्शियल सब्सटेंस, यानी ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू गिवन ना हो तभी ट्रांजैक्शन लैक करेगी कमर्शियल सब्सटेंस। मैंने और मेरे दोस्त ने गाड़ी भी तो बदली थी, क्या हमारी दोनों की गाड़ियों की फेयर वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती थी? करती थी एग्जिस्ट, लेकिन हमने वो मार्चा जो मारा था उसमें हमारा कोई कमर्शियल इंटेंशन थी ही नहीं। हमने तो कहा था बस गाड़ी से गाड़ी बदलो यार, थोड़ी शौकी मारते हैं। तो फेयर वैल्यू ना हो या फेयर वैल्यू हो भी, ट्रांजैक्शन लैक करती हो कमर्शियल सब्सटेंस, तब भी आपने क्या लेना है, बुक वैल्यू प्लस कैश पेड या माइनस कैश रिसीव। तो फेयर वैल्यू माना दोनों की गिवन थी। अब बच्चे जो होते हैं ना अंधाधुंध सवाल कर रहे हैं, फेयर वैल्यू दोनों की आ गई, ओल्ड की मिल गई, चलो फेयर वैल्यू ओल्ड प्लस कैश। वैसे करो, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड कितना है 15, कैश पेड कितना है, तो ये धोखे के लिए गिवन भी था ताकि बच्चा धोखा खाए तो ये टिक करे। अच्छा ओ ये टिक हो गया, ना 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 ना, जाके पढ़ो, जो आप पढ़ते नहीं हो वो पढ़ो। पढ़ना कितना ज़रूरी है पास होने के लिए, लब जाए अल्लाह करे मैनू आज का दिन। ये रहा, ये इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स और फेयर वैल्यू ऑफ ओनली ओल्ड इज गिवन, तो फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस माइनस कैश। However, if fair value of acquired asset is more reliably clearly, अच्छा ये वही वाली बात है, ऐसे बस इसको छोड़ो,
इफ फेयर वैल्यू ऑफ ओनली न्यू इज गिवन तो कॉस्ट ऑफ न्यू फेयर वैल्यू ऑफ न्यू ही है। इफ फेयर वैल्यू ऑफ बोथ एसेट्स इज नॉट गिवन, या तो ये गिवन नहीं है या गिवन है भी पर ट्रांजैक्शन लैग करती है कमर्शियल सब्सटेंस, मींस नो कैश फ्लो चेंज एक्सपेक्टेड आफ्टर एक्सचेंज। यानी फेयर वैल्यू थी पर मैंने और मेरे दोस्त ने उस तरफ जाने की नियत ही नहीं की। हमने तो सिर्फ क्या कहा, चलो यार गाड़ी बिल्कुल सेम है, माइलेज ऑलमोस्ट एक जैसी गाड़ियाँ हैं, बस ठीक है सर ये आप ले जाएं ये मैं ले जाता हूँ, लोगों पे रोब डालते हैं। ऐसे काम का आजकल दौड़ ही लगी हुई है ना, फिर अगलों को भी दौड़ लग जाएगी, इधर भी यही दौड़ लगी हुई है, बस परेशानी परेशानी ऐसे काम का जिस दौड़ में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो क्या था, कोई हालांकि फेयर वैल्यू थी दोनों की गाड़ियों की, मार्केट एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमने वो काम ही नहीं किया कि जिसमें किसी एक को गेन या लॉस आए, सौदा किया ही नहीं, बार्टर कर लिया, गाड़ी से गाड़ी बदल ली, ट्रक विद ट्रक। तो ट्रांजैक्शन क्या कर रही है, लैग कर ली, इसमें कोई गेन लॉस आया ही नहीं है किसी को। तो इसलिए बुक वैल्यू प्लस माइनस कैश होता है। तो बुक वैल्यू कितनी है, 13.6 है, तो 13 कॉस्ट ऑफ न्यू आएगी बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड प्लस कैश पेड है तो प्लस कर दो, माइनस कर देते अगर कैश रिसीव होता तो, ठीक है। तो बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी है, 13.6 प्लस कैश कितना पे किया, आंसर क्या आ गया 16.8 है जी, शुक्र है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है जी। एसेट जो आया है उसको किस पे मेजर करें, 16.8 था ना धोखा, ठीक है, धोखा नहीं खाना। चलें बनाओ भाई, बात तो ये है कि एंट्री के अंदर न्यू की कॉस्ट क्या लेनी है, लड़ाई तो यही है, एंट्री में तो कोई मसला नहीं बेटा, कैसे जीरो होगा, जब तक कि आप कॉस्ट ऑफ न्यू 16.8 नहीं लेंगे तो तब तक तो ये जीरो नहीं होगा। अगर आप 18.2 ले लें न्यू की कॉस्ट तो आपको लॉस आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ करें करें करें, भाई कह रहे हैं कि मैं एंट्री लिखकर प्रॉफिट एंड लॉस को पहले जीरो लिख लूँगा, ओल्ड की कॉस्ट लिखूंगा, उसकी वेन्यू बुक वैल्यू लिखूंगा, तो फिर बैलेंसिंग निकाल लूँगा। वही बात तो वही है उल्टे तरीके से, ये सीधे तरीके से है जैसे सीखा हुआ था, जैसे हमने कॉन्सेप्ट सीखा था वो भी ठीक है। जवाब सही आना चाहिए एमसीक्यूज में, तो वर्किंग के नंबर ही कोई नहीं होते। आप पूरे समय की वर्किंग कर दें, एमसीक्यू का ऑप्शन गलत है तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा, कोई माफ़ी नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है। और कोई वर्किंग शो ना करें, अल्लाह ना करे कहीं से देख कर लिख लें, ठीक है, तो भी आपको नंबर मिल जाएगा। ये तो आपके ऊपर है कि अल्लाह तो देख रहे हैं। 23, an entity acquired a patent for a period of 10 years at a cost of 90 million. The patent can be further renewed. कोई छुट्टी नहीं मिलनी जब तक पूरे ना हो, ध्यान से करो। The patent can be renewed for a further 5 years at renewal cost of 1 million. अब भाई 1 90 के मुकाबले में ना होने के बराबर है, इसलिए 10 जमा 5 कर लेंगे। The entity is estimated that expected period of cash inflow is 12 years from acquisition date. तो यूजफुल लाइफ कितनी आ गई 12, और लीगल लाइफ कितनी आ गई 10 + 5 15 ईयर्स। तो हमने क्या लेना है, शॉर्टर। वो कहता है यूजफुल लाइफ ऑफ पेटेंट इन ईयर्स इज, अच्छा यूजफुल लाइफ तो खैर 12 ही है, पता नहीं अजीब सा सवाल किया, उसको चाहिए था कि पूछता कि डेप्रिसिएशन किस पे करनी है, क्योंकि ये तो यहाँ से पता लग गया ना हमें कि कैश जनरेशन के एक्सपेक्टेड पीरियड ऑफ कैश इनफ्लो कितना है। ये तो ज़रा आसान है, ज़्यादा अच्छा होता है कि कहता है कि कौन सी लाइफ यूज़ करनी है फॉर द पर्पज ऑफ डेप्रीसिएशन। बहरहाल ध्यान से पढ़ा करो, धोखा खाने वाले तो इस दफ़ा धोखा नहीं खा रहे। अगर मिसाल के तौर पे यूजफुल लाइफ 17 साल होती और वो डेप्रीसिएशन और वो उस वक्त पूछता 12, तो हो सकता है फिर आप शॉर्टर के चक्कर में 15 लिख खाए होते तेज़ी में। तो ध्यान से पढ़ना है एमसीक्यू, बस ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। 22, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर आर ट्रीटेड अंडर IS 16 एज कंबाइंड एसेट। सही है। IS 38 एज कंबाइंड नहीं, क्योंकि क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर है और उसका रिलेटेड सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। वो आखिरी एमसीक्यू तो उसने ये डाला था कि दोनों ही हैं, तो हमने कहा फिर जो ज़्यादा है, यही कॉमन सेंस कहती है। ये जब पढ़ रहे थे स्टैंडर्ड तो उस्मान भाई ने एक बार ये बात भी की थी, शायद उन्होंने रीसेंट टाइम का सवाल देखा होगा, जहन में उनके था 12 सवाल, मुझे याद है, ठीक है, कि अगर दोनों ही हों तो सिग्निफिकेंट की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ये वाला केस वो नहीं, ये तो कह रहा है कि हमारा हार्डवेयर है जिसका इंटेग्रल पार्ट है सॉफ्टवेयर, इसके बगैर वो चल नहीं सकता। तो फिर किस में ले जाओ इसको, IS 16 फॉर कंप्यूटर और थर्ड नहीं,
I-16 एंड I-38 एट ऑप्शन ऑफ अजीब अजीब ऑप्शन दे रहा है ताकि आपको सही वाले का दूर से ही पता लग जाए। ए, पास करने के मौके ढूंढ रहा है, आपको पास करना चाहता है। 21, एनएलटी परचेज पेटेंट फॉर इट्स प्रोडक्ट ए इन 2014 फॉर 20 साल। इन 19, अच्छा 14 में खरीदा था, 19 में एंटिटी परचेज पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 ईयर्स टू एलिमिनेट कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट ए। हमने प्रोडक्ट ए का पेटेंट लिया था, हम ये बना रहे थे 2014 में लिया था हमने। तो चलते चलते जनाब 14, 15, 16, 17, 18, 19 यहाँ पे पहुँचे थे। तो 19 के अंदर क्या किया जी हमने, 19 के अंदर जब हमारे ए की लाइफ वैसे क्या थी जब हमने लिया था, 20 साल था ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 साल गुजर चुके थे। तो रिमेनिंग लाइफ कितनी थी हमारे ए की रिमेनिंग लाइफ कितनी है, 15। कहता है 19 में हमने एक और पेटेंट खरीदा है, वो भी 20 साल के लिए खरीदा है ताकि हम एलिमिनेट कर दें कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट ए। मतलब कोई बंदा प्रोडक्ट ए का सब्स्टिट्यूट बना रहा होगा ना, हमने वो प्रोडक्ट ही खरीद ली और हमने कहा ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ना होगा सब्स्टिट्यूट ना होगा कंपटीशन। ठीक है, हमने वो खरीद कर साइड पे कर दिया क्योंकि हमने जो अनदर कंपीटिंग पेटेंट, मैं कहता हूँ इसको पेटेंट बी कह देता हूँ, पेटेंट बी जो खरीदा है हमने, इससे हमारा मकसद क्या, कैश फ्लोज जनरेट करना है? नहीं, इसका मकसद है ए का कंपटीशन खत्म करना। सही है, आगे बढ़ो। कहता है however and it does not intend to manufacture competing product, बी बनाना नहीं चाहते। the cost of purchasing second patent for competing product should be expensed out in 19। अब लग तो यही रहा है, क्या फायदा तो आना कोई नहीं, हमने बी तो बनानी नहीं है, तो एक्सपेंस आउट ना कर दे सारी कॉस्ट। नहीं, असल कहानी पे जाओ, हमने ये क्यों खरीदा है, ताकि बी का कंपेटिटर साइड पे हो जाए। जब बी का कोई कंपेटिटर नहीं रहेगा तो बी ज्यादा बिकेगा, बी से ज्यादा फायदा आएगा। कितने साल, बी तो बचे ही नहीं भाई, 15 रहते हैं ए के। इसका मतलब ये जो कॉस्ट हमने इनकर करके बी खरीदा है, चाहे 20 साल के लिए खरीदा है, हमने इससे फायदा क्या लेना है, 15 साल तक कंपटीशन को रिमूव करना। और हम इसको बनाना तो इंटेंशन ही नहीं है हमारी, बनाना नहीं चाह रहे। इसका मतलब इसको हमें एक्सपेंस आउट करना चाहिए, अमोर्टाइज करना चाहिए कितने साल पर। अब ये डायरेक्टली कोई प्रोडक्शन नहीं इसकी करनी हमने इस पेटेंट से, लेकिन इसकी मदद से हमने ए का कंपटीशन रिमूव किया ना, तो ए के कैश फ्लोज बढ़ जाएंगे। पर कितने साल मजीद चलेगा, अब ए 15 साल, तो 15 साल ही फायदा आना है। तो कैपिटलाइज अमोर्टाइज नहीं, ये 15 वाला ठीक है। कैपिटलाइज एंड ओनली नहीं यार, पता नहीं क्या कह रहा है। तो ये सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि 20 साल इसलिए लेना क्योंकि हम इंटेंड नहीं कर रहे इसको। अगर कहता कि हमने बी भी बनाना है तो फिर 20 साल पे से अमोर्टाइज कर ले, पर वो कह रहा है हमने बी नहीं बनाना, लिए किस लिए, ए का कंपटीशन रिमूव कर लें। सही है, मजे के एमसीक्यू। अच्छा जी, अपोलो लिमिटेड कैरीज आउट रिसर्च। लो जी, पास पेपर मुक गए जी मेरे ख्याल से, वो तो बहुत रहते हैं अभी। एल कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 15। एल इनकर टोटल कॉस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट एम 7,50,000, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट। ये कितने बच्चों ने ट्राई किए हुए हैं वैसे, सारे हो गए थे, यही नहीं हुआ था, चलो शुक्र है उस पर पहुंच गए। स्पेंडिंग सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल 2015। यकम जुलाई 14 को साल शुरू होता है जी हमारा, और 30 जून 15 पे साल ख़त्म हो जाता है हमारा। ठीक है जी, अगली बात, इन द ईयर एंडेड 30 जून 15 एल ने टोटल इनकर की है कॉस्ट 7,50,000 की। ठीक है, पूरे साल में। कब तक की है जी, 30 अप्रैल तक। तो 30 या 1 अप्रैल, इधर तक ऐसे ही है, यानी कि मई और जून सिर्फ ये बाकी हैं, बाकी ये। ठीक है, अब यही अज्यूम करेंगे। आगे वो कहता है व्हेन द प्रोजेक्ट वाज कंप्लीट, इस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्ट वेंट ऑन सेल फ्रॉम 31 मई। ठीक है, वो अब अगला मसला बात का है, वो बाद में अगर उन्होंने बनाकर बेची, यानी कि उन्होंने उस इंटेंजिबल को इस्तेमाल लेट किया, इसमें हमारा भी कसूर नहीं। यकम अप्रैल से हमने इस इंटेंजिबल को क्या करना है, मैंने भी रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी, मैं तो वैसे डिस्कस कर रहा हूँ।
ठीक है। जो इंटेंजिबल बन चुका है वो 30 अप्रैल को बन चुका है, अब यकम मई से इसको अमोर्टाइज करना है, चाहे उसको इस्तेमाल करना है यकम जून से शुरू करें, हमें इससे क्या, ठीक है ना। अवेलेबल हो गया तो अमोर्टाइजेशन शुरू हो जाएगी। ये तो इसकी बात होगी। आगे कहता है द प्रोजेक्ट हैड बीन कन्फर्म्ड एज फिजिबल ऑन यकम जनवरी। ओ, अब एक आ गया तो मैंने कहा था क्राइटेरिया मीट होने की निशानी, ठीक है। द एंड द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोजेक्ट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ, ये तो फिर यहाँ से ऑनवर्ड्स अमोर्टाइजेशन के लिए 5 साल है। अब पता नहीं रिक्वायरमेंट क्या कहता है, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंस एसेट, यानी कि डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में जो कैपिटलाइज हुआ है बेसिकली, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ वो वाला एक्सपेंस जो एसेट बना है, मतलब डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होती है वो क्राइटेरिया मीट होने के बाद वाली होती है, ठीक है। एज एट 30 जून 15। अब मुझे बताओ रिसर्च हो या बुरी डेवलपमेंट हो, कौन सा कलर देते थे हम, येलो, यहाँ तक तो येलो चला है, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिला आपको यहाँ से, लेकिन यहाँ तक। अब वो कहता है जरा इधर पढ़ो, इन द ईयर एंडेड 30 जून 15, इस साल पूरे में एएल इनकर टोटल कॉस्ट रिलेटेड प्रोजेक्ट एम फॉर 7.5 लाख, स्पेंडिंग द सेम अमाउंट ईच मंथ अप टू 30 अप्रैल 15। खुद बता रहा है वो कब तक ये खर्चा किया आपने, तो फिर इन 15 उसने कहा है, तो भाई शुरू अब स्टार्ट से अज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो इधर आओ भाई, हमें चाहिए क्या चीज़, कॉस्ट कितनी है जी, कितना कैपिटलाइज करोगे, 750 का। अब ये कितने महीनों का है, कितने महीनों का है, कितने महीनों का, यकम जुलाई से 30 अप्रैल तक, तो ये 10 महीनों का है। और हमने इसमें से कितने कैपिटलाइज करने हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, कितने, 4। क्या आंसर आता है, 300 क्या हो गया, कैपिटलाइज हुआ था। ये 300 कैपिटलाइज हुआ होगा, बाकी कहाँ गया होगा, पीएनएल में एक्सपेंस। भाई उससे मुझसे एमसीक्यू में वो पूछा नहीं है। अच्छा, फिर सिर्फ कॉस्ट नहीं पूछी, बल्कि क्या कह रहा है, क्या बताओ, कैरिंग अमाउंट यानी कि बुक वैल्यू, तो इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, अमोर्टाइजेशन भी, ठीक है जी। अब अमोर्टाइजेशन के लिए मुझे 750 को डिवाइड करना है यूजफुल लाइफ से, वो ये गिवन थी 5 ईयर्स, तो 5 ईयर्स, लेकिन कितने मंथ्स। अब धोखे पे धोखा था, 31 मई से नहीं, हाँ सॉरी जी, धोखे पे धोखा क्या था कि ये 1 मई से यूज होने लग गया, हालांकि वो यहाँ पे धोखा क्या दे रहा है, 31 मई से जी वो उसकी प्रोडक्ट जब प्रोड्यूस होना शुरू हुआ। भाई हमें क्या, 2 महीने लो, आंसर 10, बुक वैल्यू एग्जैक्ट 10 आ रहा है। एमसीक्यूज में ना राउंडिंग से परहेज किया करो, अगर ऑप्शंस हो तो, हाँ अगर फिल इन द ब्लैंक है फिर तो चलेगा, ऑप्शंस हो तो राउंडिंग से परहेज किया करो, ठीक है ना। 1000 में चल रहे हो, मिलियन में चल रहे हो, आगे आंसर वो मैच ना करे, फिर कितना आता है जी, 290। तो ये आपका आंसर है, ऑप्शन कोई नहीं था, फिल इन द ब्लैंक थी जी। क्या मसला था उस्मान इसमें, तो समझ आ गई अब। डाउन लिमिटेड ओन्स अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस विद अ ईयर एंड 30 सितंबर 14, डीएल कमेंस डेवलपमेंट स्टेज ऑफ अ न्यू ड्रग ऑन यकम 40,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड अंटिल द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 जून। कब काम शुरू किया था और कब खत्म हो गया, 6 महीने काम चला है, ठीक है जी। हमारा ईयर एंड है 30 सितंबर 14, डेवलपमेंट स्टेज शुरू हुई है, डेवलपमेंट स्टेज, इससे पहले तो एक्सपेंस ही जाता है। आ कहता है व्हेन इनटू इमीडिएट, ठीक है। द डायरेक्टर्स बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस। अच्छा, ये बीच में उन्होंने आके बताया कि सक्सेस की कब, डेवलपमेंट कब शुरू हुई थी, यकम जनवरी को, लेकिन जनवरी फरवरी में शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं थे। कब आके कॉन्फिडेंट हुए हैं, यकम मार्च में, यकम मार्च में कॉन्फिडेंट हो गए कि जी ये ऑपरेशनल होगा। इसका मतलब मार्च अप्रैल मई जून, ये 4 महीनों की डेवलपमेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए, कैपिटलाइज। द ड्रग हैज़ एन एस्टिमेटेड लाइफ स्पैन ऑफ 5 ईयर्स एंड टाइम पोस्टमेंट यूज, ठीक है जी। What amount will DL charge to PNL for development cost including any amortization? अच्छा, दोनों काम करने पड़ेंगे ना। पहली बात 40,000 इंटू 2 क्या आता है जी, एक तो ये जाएगा PNL में, ये क्या है, बुरी वाली डेवलपमेंट, कौन से महीनों की, जनवरी और फरवरी की। उसके बाद 40,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 160, इसमें से माइनस करो अमोर्टाइजेशन, तो 160 डिवाइडेड बाय लाइफ स्पैन 5 साल है, और ये किस दिन कंप्लीट हो गया था, 30 जून 14 पे, जुलाई अगस्त सितंबर, तो डिवाइड बाय 5 इंटू 3/12, क्या आता है, आंसर क्या आता है जी,
अच्छा इस बुक वैल्यू नहीं निकालनी, मुझे सिर्फ ये चाहिए, कितना 8, तो ये 80 भी पीएनएल में जाएगा, ये 8 भी, इन टोटल कितना बन गया, आंसर देख लो यही है। ठीक है, चलो अब बाकी की इंशाल्लाह थोड़े बहुत कल करेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क भी थोड़ा सा ज़्यादा है, ज़िंदगी रही तो कल होगी मुलाकात। अल्लाह।